हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। इसमें इस सब्जेक्ट से पूछे गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें अभी तक के जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको आप एक्सेस करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। मतलब जो एयर पॉल्यूशन होता है वो उसके दो जिस पॉल्यूटेंट्स की वजह से होता है वो दो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, दूसरा होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की आपको पहचान करनी है। तो इसमें तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के कितने एग्जाम्पल होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है और ये क्या होते हैं। यदि हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली आपको सोर्स से मिलते हैं। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है या कोई काम हो रहा है या फिर जो भी गैसेस वगैरह निकलती हैं, जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं डायरेक्टली, वो होते हैं प्राइमरी। अब यहाँ से कुछ पॉल्यूटेंट्स निकले, ये दो पॉल्यूटेंट्स मिलकर एक नया बाई प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स थे और हमारे एनवायरनमेंट में कुछ नेचुरल एलिमेंट थे, ये रिएक्शन करके क्या कर देते हैं, बताओ, ये रिएक्शन करके एक नया बाई प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें फाइनल पार्टिकल, लेस देन 4 माइक्रोन से जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सभी फाइनल पार्टिकल होते हैं। कोर्स पार्टिकल ग्रेटर देन 4 माइक्रोन, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं। सल्फर कंपाउंड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हेलोजन कंपाउंड्स, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एफपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड, ये कंप्लीट सीरीज जो है ना 13 एग्जाम्पल हैं ऑलमोस्ट लगभग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के, इनको याद रखिए। बात करें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की तो ओजोन आता है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी आता है, पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट्स भी आता है, फोटोकेमिकल स्मोक भी आता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड मिस्ट भी आता है। एसिड मिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है आगे हम बता रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर की ड्रॉपलेट प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन, इससे रिएक्शन करके क्या करता है, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की आपको पहचान करनी है। तो एफपीएम की बात करें, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो अभी आपने देखा है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है। तो जो H2SO4 है कौन सा है, यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। कौन सा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आई ए क्यू का फुल फॉर्म क्या है। आई ए क्यू का जो मतलब है इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी, इस इंडोर एयर क्वालिटी क्या होता है, देखो मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, फिर कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में एयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उस बिल्डिंग के चारों तरफ एयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसको डिसाइड करता है। साथ के साथ सेफ्टी रखता है। जो यहाँ इंसान रहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप एक इंसान हो, यहाँ रहते हो, इंसान तो ही हो ही, लेकिन आपकी सेफ्टी कैसे है, मान लीजिए यहाँ पास पॉल्यूटेड एयर रहेगी तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो IAQ ये डिसाइड करता है कि आपके आसपास, आपके नियरेस्ट एयर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और आपकी सेफ्टी रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी डिसीज नहीं होती। बहुत सारे डिसीज दिया, आइए देखते हैं। मेंटल टॉर्चर, बहुत तेज़ आवाज़ रहती है, बहुत तेज़ साउंड की वजह से मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती है। एनोएंस, झुंझलाहट, ये भी हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, बहुत तेज़ आप साउंड में हैं
और आपको क्या हो सकता है, आपकी जो बीपी होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर, ये आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। एजिंग, अब ऐसा नहीं है कि आप फाउंड में है तो आप बुढ़ा जाएंगे, मतलब आप सयाने हो जाएंगे, ऐसा कभी थोड़ी होता है। इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। तो एयर पॉल्यूशन सॉरी नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी मेंटल टॉर्चर होता है, एनोयंस होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमारे कानों में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इससे क्या होता है कि इंसान को सुनाई भी कम देता है, आइसोनेमिया की प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों को नींद नहीं आती, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल ऑफ रूरल एरियाज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 954 1958। ओके, एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल क्या है ग्रामीण एरिया के लिए, तो इसकी एक टेबल है कि ग्रामीण एरिया के लिए क्या होना चाहिए, कमर्शियल एरिया के लिए क्या होना चाहिए, सबको देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आउटडोर नॉइस लेवल इन रेसिडेंशियल एरियाज। ओके, तो हम बात करें रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में 25 से 35 डेसिबल अलाउ रहता है, 25 से 35 डेसिबल, नॉइज़ की एक यूनिट होती है डेसिबल। सब अर्बन एरिया की बात करें तो 30 से 40 डेसिबल अलाउ रहता है। अर्बन रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो 35 से 45 डेसिबल अलाउ रहता है। रेसिडेंशियल एंड बिजनेस एरिया की बात करें तो 40 से 50 डेसिबल। सिटी एरियाज़ की बात करें तो 45 से 55 डेसिबल। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 50 से 60 डेसिबल। आप इनको याद रखिए, आप बहुत ही आसानी से टिक कर पाएंगे। तो रूरल एरिया की बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र की, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 25 से 35 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द नॉइस लेवल इन द इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे शुड नॉट बी मोर देन। ओके, इंडस्ट्रियल एरिया में जो नॉइस का लेवल है दिन में किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो बात करें इंडस्ट्रियल एरिया की, तो दिन में 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके कुछ और पॉइंट हैं, इसको भी देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन मान लीजिए कमर्शियल एरिया में है, रेसिडेंशियल एरिया की बात करें और साइलेंस एरिया की बात करें, डे और नाइट की टेबल है। कमर्शियल एरियाज में जो डे के टाइम पे 65 डेसिबल और नाइट में 55 डेसिबल अलाउ रहता है। रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो डे में 55 डेसिबल और नाइट में 45 डेसिबल। साइलेंस की बात करें, साइलेंस यानी जो शांत एरियाज रहती है, 50 डेसिबल और 40 डेसिबल, इतना अलाउ रहता है। इससे ज़्यादा होने पर कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप एक क्वेश्चन बताइए, वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो एक्ट था ये कब आया था। एयर पॉल्यूशन डिजास्टर इन इंडिया यूजुअली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच सीजन ऑफ द ईयर, एयर पॉल्यूशन डिजास्टर इन इंडिया यूजुअली। ओके, भारत में जो वायु प्रदूषण आपदाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कब होता है अपने इंडिया के अंदर, आपको ये बताना है। देखिए, एयर पॉल्यूशन में कई तरह की एयर इंड्यूस्ड होती है, कई तरह के एयर से मिलकर बनता है, तो कई तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अभी आपने देखे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, इन सभी की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो क्या होता है, जब सर्दी के टाइम पे एयर कम चलती है, सर्दी के टाइम पे एयर कम चलती है तो जो एयर होती है ना, उनकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एयर की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, एक साथ बहुत ज़्यादा एयर कलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर टाउनशिप में। हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वैसे भी वहाँ एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है। और जब विंटर टाइम आता है, सर्दी का टाइम आता है, तो क्या होता है, सर्दी के टाइम पे एयर कम चलती है, जब एयर नहीं चलती, मतलब हवा कम बहती है, तो इकट्ठा कलेक्ट हो जाती हैं, और कलेक्ट होने से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब आज के टाइम पे देखिए, कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, अपने इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, एक साइड तो नुकसान ज़्यादा है, लेकिन इन्वायरमेंट पूरी तरह से बहुत ही अच्छा हो गया है। आज आप देखिए कि जो गंगा नदी के पानी में हमेशा डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी रहती थी,
आज तो 7 से 8 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व ऑक्सीजन है। मतलब काफ़ी हद तक पानी बहुत कुछ साफ हो चुका है, पूरी तरह से साफ हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉइज। नॉइज की वजह से, शोर के कारण क्या प्रॉब्लम नहीं होती? अल्जाइमर डिसीज, स्लीपलेसनेस, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, हेयरिंग लॉस। तो नॉइज़ की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। आप बहुत तेज़ ध्वनि में रहेंगे तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे, लोगों से बात करने में प्रॉब्लम जाएगी, हेयरिंग लॉस, आप बहरापन के शिकार हो सकते हैं, आपको सुनाई कम देगा। ये सारी प्रॉब्लम नॉइज़ की वजह से हो सकती है। लेकिन अल्जाइमर की प्रॉब्लम नहीं होती है। अल्जाइमर होता क्या है? अल्जाइमर जो होता है ना, मनुष्य के दिमाग में एक बीमारी होती है। जो कोशिकाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो इनका जुड़ाव ख़त्म हो जाता है, बॉन्डेज टूट जाता है। और बॉन्डेज को टूट जाने से जो मेमोरी की याददाश्त होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इस शोर के प्रभाव से नहीं होता, इसके कई अलग कारण भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग। विंकलर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ओके, विंकलर मेथड से हम पता करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या पता करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, चाहे वो बेस्ट वाटर हो, चाहे आप बेस्ट वाटर की बात करें, चाहे आप बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, सभी में विंकलर मेथड से हम पता करते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या पता करते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप मेरे को ये बताओ कि जो रिवर होती है, उस रिवर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितने मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती? इसमें 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी ये क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं हम। ये आपकी रिवर है, रिवर में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, कई तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब इनऑर्गेनिक मैटर को कौन डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया। तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बीओडी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर भी 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायो इसे बोलते हैं बीओडी। मतलब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह से डिकम्पोज करेगा, कौन करेगा? बैक्टीरिया। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसे बोलते हैं बीओडी। सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए, है ना, पूरी तरह से ख़त्म होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, फिर बोलते हैं सीओडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज नियरली। एयर क्या है? एक मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसों का मिक्सचर होता है। तो एयर जो टोटल है उसमें ऑक्सीजन का जो मिक्स एयर क्या होता है? कई डिफरेंट टाइप के गैसेस का मिक्सचर होता है। तो उसमें एक होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है एयर में, इसको देखते हैं प्रति मिलियन के हिसाब से। नाइट्रोजन का जो मिक्सचर है 78.08% है। आर्गन का जो मिक्सचर है परसेंटेज में 0.934% है। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.039% है। नियॉन कितना है और हीलियम कितना है? तो ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है प्रति मिलियन, आप इसको डायरेक्टली याद कीजिए, 2,09,460 के समथिंग होता है। तो इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? 2,09,000 की समथिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। यूट्रोफिकेशन लेक्स इज ड्यू टू। जो लेक्स होती है झील में, यूट्रोफिकेशन का क्या कारण है? तो लेक्स में यूट्रोफिकेशन का क्या कारण है? तो यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं किसी वाटर बॉडी के अंदर,
जहाँ पानी भरा होता है, उनकी अचानक से सडनली क्या होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। ये होता है एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर इसकी वजह से होता है। मान लीजिए सीवेज आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है, ये आपकी रिवर है, इधर से कोई सीवेज, इधर से मान लीजिए सीवेज आ रहा है, ये सीवेज में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, पानी है, इस पानी में जाके मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है फास्फोरस। फास्फोरस यदि ज़्यादा अमाउंट में है तो प्लांट की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम है ना, होने दो प्लांट की वृद्धि, अच्छी बात है, इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यार हमको तो पता होना चाहिए ना सारी चीज़ें। देखो क्या होता है एक्चुअली में, जो फास्फोरस होता है ना, एक केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर होता है, वाटर बॉडी नहीं, इंसान के बॉडी के अंदर होता है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती। लेकिन रिवर में यूट्रोफिकेशन कैसा होता है उसको देखते हैं। ये आपकी कोई रिवर है, इसमें मान लीजिए फास्फोरस प्रेजेंट है। कैसे फास्फोरस आया, सीवेज के गंदे पानी के थ्रू फास्फोरस आ गया। तो फास्फोरस जब नदी में आ जाता है तो एक्वाटिक प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है। नदी जो है ना पूरे पौधों से भर जाएगी, चाहे रिजर्वायर हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे नदी, किसी में भी हो सकता है, तो पूरी तरफ प्लांट से भर जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, देखिए पूरी तरह प्लांट से भर जाएगा। एक तो प्रॉब्लम हमें ये होती है, जब पूरी तरह प्लांट से भर जाएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है बताओ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक प्रोसेस होता है कोआगुलेशन, फेर्मेंटेशन विद कोआगुलेशन, वहाँ भी फास्फोरस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन की। तो यूट्रोफिकेशन सीवेज के थ्रू कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे फास्फोरस, इनकी वजह से नदियों में या फिर रिवर में या फिर रिजर्वायर में एक्वाटिक प्लांट की वृद्धि हो जाती है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। द रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन pH इज लेस देन। वर्षा के पानी को अम्लीय वर्षा कब कहेंगे बताओ। और ये अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसको थोड़ा जानेंगे आज। जो हमारा जनरली क्लीन रेन होती है, जो वर्षा का पानी होता है, यदि वो क्लीन है तो उसका जो pH वो क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। किसकी वजह से, अम्लीय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। हम रेन को एसिड रेन तब कहते हैं जब उसका pH मान 5.6 से कम हो जाए। यदि pH मान 5.6 से कम है तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं। 5.6 तक है, यदि वर्षा के पानी का जो pH मान 5.6 तक है तो उसको हम क्लीन रेन बोलेंगे। यदि 5.6 से कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। अच्छा ये बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली में जो एसिड रेन होता है वो कैसे होता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं आज के टाइम पे, तो इंडस्ट्रीज से क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं और जो एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के ड्रॉपलेट्स से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और बहुत बड़े बड़े स्ट्रांग एसिड बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड क्या होते हैं, वर्षा के पानी के साथ ज़मीन में आ जाते हैं, जो कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी को बोलते हैं एसिड रेन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। यदि ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट धरती पे आएगी, जिससे कई तरह के डिसीज क्रिएट होते हैं, कई तरह से नुकसान होता है। तो ओजोन परत का डिप्लेशन हो रहा है, क्षय हो रहा है, उसके लिए जो जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा जिम्मेदार है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई तरह की एक्टिविटी होती है धरती पर, उसकी वजह से ऊपर वो गैसें जाती हैं और ओजोन परत क्या होता है, डिप्लेशन होता है। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। यदि आप इस सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हैं, ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
बल्कि इसकी थ्योरी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पीयूष सर के द्वारा इस सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। आप उसको डिटेल में एक्सेस कर सकते हैं। उसके भी डेमो लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप वहां जाकर उनके डेमो लेक्चर देख सकते हैं। यदि आपको पसंद आए तो पढ़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्या नीड है, वो भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइज वाचिंग फॉर दिस वीडियो।